समय की धारा में बहते हुए कुछ नाम खो जाते हैं और कुछ जानबूझकर दबा दिए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही महान नाम से परिचय करवाने जा रहा हूँ जिसका विचार आकाश की तरह विस्तृत था, जिसकी दृष्टि ब्रह्मांड की कण कण में छिपे रहस्यों को समझती थी, जिसने उस वक्त परमाणु को पहचाना था जब दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा अंधकार में भटक रहा था। महर्षि कणाद, एक नाम जो हम भारतीय को गर्व से याद रखना चाहिए था, लेकिन इतिहास की पुस्तकों पे आज उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। भारतवर्ष का एक ऐसा कीमती सितारा जिसने परमाणु के रहस्यों को आज से 2600 साल पहले ही समझ लिया था। चलिए आज हम उस भूले हुए सितारे की रोशनी में अपनी खोई हुई विरासत की तलाश करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कश्यप नाम के एक ऋषि ने पहली बार वैशेषिक दर्शन की नींव रखी। उन्हें उन छोटे छोटे कणों में संसार की बनावट के रहस्य दिखता था जो हम आम आदमी अपने आंखों से नहीं देख पाते। इसीलिए संसार ने उन्हें कणाद के नाम से पहचाना। उनका मानना था कि हर चीज़ को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा कण होगा उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय में महर्षि कणाद कई वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस और प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे वस्तुएं पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं, अग्नि और ऊष्मा ऊपर की ओर क्यों उठते हैं, घास ऊपर की ओर क्यों बढ़ती है, बारिश और बिजली की प्रकृति क्या है, तरल पदार्थ आखिर बहते क्यों है, वस्तुओं की गति चुंबक की ओर क्यों आकर्षित होती है। भले ही आज के समय में ये सवाल बचकाना लगे, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में इन सवालों के ऊपर काम करना किसी आम आदमी के बस का नहीं था। कणाद ने न केवल इन प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन किया, बल्कि उनके पीछे के कारणों को समझने और उन्हें अपने परमाणु के सिद्धांत के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया, जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी उनकी अणु की अवधारणा। जैसे सागर बना है बूंदों से, वैसे ही ये संसार बना है छोटे छोटे अणुओं से। उन्होंने कहा था ये संसार के सबसे छोटे कण है जो अविभाज्य है, अविनाशी है। ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जैसे नदी में बहते हुए पत्थर आपस में मिलकर नई आकृति बनाते हैं, वैसे ही ये अणु मिलकर बनाते हैं नए द्रव्य। हर तत्व के अणु अलग, इनके गुण भी अलग, लेकिन सभी मिलकर बनाते हैं इन संसार की सुंदरता को। आज भले ही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जनक जॉन डल्टन को कहा जाता हो, लेकिन परमाणु का अवधारणा यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने 400 ईसा पूर्व में दुनिया के सामने रखा, और उनसे भी 200 साल पहले आचार्य कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में अणु का उल्लेख कर चुके थे। फिर भी आज इतिहास में कणाद का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये सवाल हर भारतीय के मन में उठना चाहिए कि महर्षि कणाद को उनका श्रेय क्यों नहीं मिला। जब अंग्रेजों के काले बादल भारत के आसमान पर छाए तो उन्होंने सिर्फ हमारा सोना नहीं लूटा, बल्कि हमारी बुद्धि की संपदा भी चुरा ली। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रक्त और रंग से भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो। ज़्यादातर पश्चिमी इतिहासकारों ने यह जताने की खूब कोशिश की कि भारत में विज्ञान की शुरुआत यूरोप से हुई, और उससे पहले भारत में केवल मंत्र, तंत्र और अंधविश्वास था। हमारे संस्कृत ग्रंथों को माइथोलॉजी कहा गया, हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन का नाम दिया गया। आज़ादी के बाद भी हमारे शिक्षण प्रणाली में वही पुराना कॉलोनियल माइंडसेट बना रहा। हमारे बच्चों को न्यूटन के बारे में तो पढ़ाया गया, लेकिन ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं। किताबों में गैलीलियो से परिचय करवाया गया, लेकिन आर्यभट्ट को दूर रखा गया। और वही बच्चे जब पिता बने तो वे भी अपने बेटे को दूसरे संस्कृति की कहानियाँ गर्व से सुनाने लगे और अपने ही पूर्वजों की वीरता बताना भूल गए। इसीलिए आज जॉन डल्टन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आचार्य कणाद को कोई नहीं पहचानता।
पर शायद किसी ने सही कहा है कि सच्चाई को चाहे कोई कितनी भी दबाने की कोशिश कर ले, अंत में वो सामने आ ही जाते हैं। इसीलिए आज के दौर में भी कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी आवाज़ उठाई है। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा अपनी किताब द बैटल फॉर संस्कृत और बीइंग डिफरेंट में महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत को गहराई से एक्सप्लेन किया है और इसे भारतीय कंट्रीब्यूशन बताया है। प्रोफेसर कपिल कपूर ने कहा है कि वैशेषिक दर्शन में जो एटॉमिक थ्योरी दी गई है वो डेमोक्रिटस की थ्योरी से न सिर्फ पहले है बल्कि अधिक डेवलप्ड भी है। डॉक्टर DS कोठारी ने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा की बात करते हुए वैशेषिक दर्शन को भारतीय भौतिकी का आधार माना और कणाद के सिद्धांतों को प्रोफाउंडली साइंटिफिक बताया। यहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई बार कहा है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे आधुनिक संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ कणाद ही एकमात्र नाम नहीं जिसको हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम से बाहर किया। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, सुश्रुत जिन्होंने शल्य चिकित्सा के सिद्धांत दिए, चरक जिन्होंने आयुर्वेद के मूल सिद्धांत दिए, भास्कराचार्य जिन्होंने कैलकुलस की अवधारणा दी। हमारे बच्चे इन महान आत्माओं को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट बना रहा है। शिक्षकों को खुद ही पता नहीं अपने विरासत के बारे में। हमारे संस्कृत स्कॉलर्स और मॉडर्न साइंटिस्ट के बीच कोई सेतु ही नहीं है। शायद हमने अपने विरासत को संजोने की कोशिश की ही नहीं। और आज जब हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, दुनिया की सबसे सस्ते बजट पर मंगलयान करते हैं, तब हमें यह एहसास होती है कि अपनी विरासत को हमें फिर से वापस पाना चाहिए। महर्षि कणाद को भुला देना सिर्फ एक व्यक्ति को भुला देना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी वैज्ञानिक विरासत को भुला देना है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि महान कणाद की यादों को आगे बढ़ाएं। क्या हम मिलकर एक सपना देख सकते हैं कि एक दिन हमारे बच्चे न्यूटन के साथ साथ कणाद का भी नाम लें, आइंस्टाइन के साथ साथ आर्यभट्ट को भी पहचानें, हमारे महान वैज्ञानिकों का नाम भी सूरज की तेज की समान दुनिया में उभर के उठे। आप इस वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, पर इस सच्चाई को हर भारतीय की दिलों तक जरूर पहुंचाएं। अपने बच्चों को उनके कहानी जरूर बताएं। जैसे सागर में हर बूंद का महत्व होता है, दीवारों में हर ईंट का जरूरत होता है, जैसे पदार्थ की प्रत्येक परमाणु अपने आप वो पदार्थ ही होता है, वैसे ही किसी लक्ष्य में आपका योगदान अपने आप उस लक्ष्य को वजूद देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।